हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार 91। आज की क्लास में हम जानेंगे महाभियोग की परिभाषा, भारत में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं महाभियोग की परिभाषा। दोस्तों, महाभियोग की परिभाषा है, जब किसी भी देश के बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। लैटिन भाषा में इम्पीचमेंट शब्द का अर्थ है पकड़ा जाना। अगर सरल शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान के अनुसार महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 का 4, अनुच्छेद 124 का 5 और अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218 में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, महाभियोग का लैटिन भाषा में इम्पीचमेंट कहते हैं और इसका अर्थ होता है पकड़ा जाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124, 4 और अनुच्छेद 124 का 5, अनुच्छेद 217 और 218 महाभियोग से संबंधित है। आगे जान लेते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार महाभियोग किस किस पर लगता है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रक्रिया या प्रावधान नहीं है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रक्रिया या प्रावधान मौजूद नहीं है। याद रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को कैसे पद से हटाया जा सकता है या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को, तो इन पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए कोई प्रावधान भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट और डिटेल में जानते हैं, बात करते हैं महाभियोग प्रस्ताव का इतिहास। दोस्तों, महाभियोग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। यहाँ 24वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था। इंग्लैंड में राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस ने न्यायस्थ अधिकार द्वारा ही इस प्रक्रिया का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी में वारेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेविले या हेनरी ओडेंस के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले तो बात करते हैं कि महाभियोग कहाँ से हुआ, तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और 16वीं शताब्दी में वारेन हेस्टिंग जो भारत का वायसराय भी था, इस पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो वो एक यादगार प्रस्ताव रहेगा। नेक्स्ट आगे जानते हैं, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महाभियोग का प्रस्ताव या यूएसए में महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, सहकारी राष्ट्रपति तथा अन्य सब राज्य पदाधिकारियों को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब उनके ऊपर राजद्रोह, घूस तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष दुराचरण का आरोप महाभियोग द्वारा सिद्ध हो गया हो। दोस्तों, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में महाभियोग का स्वरूप और आधार भिन्न भिन्न रूप में है। प्रत्येक राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए महाभियोग संबंधी भिन्न भिन्न नियम बनाए हुए हैं, किंतु 9 राज्यों में महाभियोग चलाने के लिए कोई कारण विशेष नहीं प्रतिपादित किए गए हैं, अर्थात किसी भी आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अमेरिका में किसी भी कर्मचारी, अमेरिका में अलग अलग वहाँ पर दोहरी नागरिकता या फिर द्विशासन का प्रावधान है, तो वहाँ पर
राज्यों ने अपने अलग अलग महाभियोग कर्मचारियों को या पदाधिकारियों को हटाने के लिए अलग अलग महाभियोग की प्रक्रियाएं अपनाई हुई हैं। नेक्स्ट अब जान लेते हैं इंग्लैंड एवं अमेरिका महाभियोग प्रक्रिया में अंतर क्या है। तो अमेरिका और इंग्लैंड की महाभियोग प्रक्रिया में एक मुख्य अंतर है। वह अंतर क्या है? इंग्लैंड में महाभियोग की पूर्ति के पश्चात क्या दंड दिया जाएगा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। दोस्तों, इंग्लैंड में जो महाभियोग जिस अधिकारी या फिर किसी भी कर्मचारी पर लगाया जाता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, इसकी कोई निश्चित सीमा तय वहाँ पर नहीं है। लेकिन अमेरिका के देश के संविधान के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित व्यक्ति को पद से निष्कासित या फिर कह सकते हैं हटा दिया जाता है तथा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में वह गौरवयुक्त पद ग्रहण करने का अधिकारी न रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई दंड नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान में तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि महाभियोग से हटाए गए अधिकारी के लिए क्या सज़ा है या फिर कोई निश्चित सीमा उसके लिए तय नहीं है। जबकि अमेरिका में महाभियोग चलाए गए जब जिस कर्मचारी पर महाभियोग लाया जाता है तो उसको अपने पद से हटा दिया जाता है और ऐसा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कि भविष्य में वो किसी गौरवयुक्त पद पर जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहेगा और इसके अतिरिक्त वहाँ पर कोई दंड नहीं दिया जाता है। जबकि इंग्लैंड में कोई भी दंड दिया जा सकता है। अब जान लेते हैं दोस्तों भारत में महाभियोग की प्रक्रिया। भारत में किस तरह से महाभियोग लगाया जाता है इसके बारे में अब जान लेते हैं। भारत में महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 का 4, अनुच्छेद 124 का 5, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 में मिलता है, जिसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है कि भारत में महाभियोग कौन कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124 4, अनुच्छेद 124 5 और 217 218 में महाभियोग की प्रक्रिया मिलती है और इसका इस्तेमाल केवल भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों। दोस्तों, महाभियोग का प्रस्ताव केवल जब लाया जा सकता है जब कोई राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन करता है या उसका दुर्व्यवहार करता है, तब महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संसद के किस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा, लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोप की जांच कराई जाती है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि सदन का स्पीकर या अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लें, वे उसे खारिज भी कर सकते हैं। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है और वह उसकी जांच करती है। सदन लोकसभा के 100 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए और राज्यसभा के 50 सांसदों के दस्तखत कम से कम प्रस्ताव पर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5वां पॉइंट, उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही मानेगा। दोस्तों, जो 3 व्यक्तियों की हमारी समिति होती है तो उस समिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा और किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कोई अन्य एक प्रख्यात व्यक्ति जिसे लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का अध्यक्ष सही मानेगा, वो उसके सदस्य होते हैं। आगे जान लेते हैं और क्या क्या होता है। अब बात करते हैं अपने 6वें पॉइंट की। तो अगर महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया गया है तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं।
दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, तो फिर दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलेंगे और एक संयुक्त जांच समिति का गठन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट्स स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है, जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी साबित होता है तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। दोस्तों जांच पूरी हो जाती है तो वो समिति के जो सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, वो उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और जब किसी भी अधिकारी पर वह लगाया जाता है प्रस्ताव महाभियोग, तो अगर वो दोषी साबित हो जाता है तो सदन में फिर वोटिंग कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन के कुल सांसदों का बहुमत वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 समर्थन मिलना जरूरी है। दोस्तों जो प्रस्ताव पारित होता है और उसमें जब वोटिंग कराई जाती है तो सांसदों के कुल बहुमत का 2/3 का समर्थन उसको मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में से प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूर के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे बर्खास्त या पद से हटाया जा सकता है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। केवल देश के राष्ट्रपति के पास ही किसी अन्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को केवल महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के ही पास केवल एक ऐसा अधिकार है कि किसी न्यायाधीश को हटा सकता है। अब बात करते हैं न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारण इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा किया जाता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है और किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण जज इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा के 2/3 बहुमत का होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे जान लेते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, तो न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद इस प्रस्ताव को किसी एक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा खारिज करने का विशेष अधिकार होता है। महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किए लिए जाने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है और यह समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है। दोस्तों जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए और उसके बाद भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो उसे स्वीकार या फिर प्रस्ताव को मंजूर करें या फिर उसको निरस्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है, इस 3 सदस्यीय समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति यदि अपनी जांच में न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन में महाभियोग लगाने की कार्रवाई शुरू होती है। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद उसके सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले हमारा पॉइंट आ चुका है कि सदन
जब स्वीकार कर लेता है महाभियोग के उसको प्रस्ताव को, तो उसमें 3 सदस्यीय एक समिति उसकी जांच करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश और किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य एक प्रख्यात व्यक्ति की एक समिति बनाई जाती है जो इसकी जांच करते हैं। और जांच में अगर जिसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया अगर जांच सही होती है, मतलब दोषी पाया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट को सदन के अध्यक्ष को दे दी जाती है और अध्यक्ष फिर उसको बहुमत करा के राष्ट्रपति के सामने पेश कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इसके पहले सारे मामलों में कार्रवाई कभी पूरी नहीं हो सकी। या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर जजों ने उसे पहले ही इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। तो ऐसा या तो बहुमत नहीं मिला है या प्रस्ताव को, या फिर जजों ने उससे पहले ही खुद ही स्वयं से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी न्यायाधीश को महाभियोग लाकर हटाया गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं भारत में कब और किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। सबसे पहला हमारा है स्वतंत्र भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग लाया गया था। उनके खिलाफ 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उनके ऊपर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप था। यह महाभियोग मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं बल्कि लोकसभा की ओर स्वयं लगाया गया था, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया और वह विफल हो गया था। दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी पर महाभियोग चलाया गया था 1993 में, जो कि पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हमारा है कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन देश के दूसरे ऐसे जज थे जिन्होंने 2011 में अनुचित व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। यह भारत के अकेले ऐसे महाभियोग का मामला है जो राज्यसभा में के पास होकर लोकसभा तक पहुंचा था, परंतु लोकसभा में इस पर वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, दूसरे हमारे न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो वो थे कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, जिन्हों को राज्यसभा से पारित कर दिया, लोकसभा में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस सेन ने जो है इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, तो गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश JB पादरीवाला के खिलाफ सन 2015 में जाति से जुड़ी अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही अपनी टिप्पणी वापस ले ली थी। दोस्तों, तीसरे न्यायाधीश ऐसे हुए हमारे गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JB पादरीवाला, जिन्हें 2015 में जाति सूचक शब्द कहने पर टिप्पणी करने पर महाभियोग लाया गया था, तो उससे पहले उन्होंने अपने शब्दों को वापस ले लिया था। नेक्स्ट हमारा चौथा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश SK गोंगले के खिलाफ 2015 में ही महाभियोग लाए जाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके थे। दोस्तों, चौथे मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं SK गोंगले, जिनके खिलाफ 2015 में महाभियोग लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान उन पर आरोप साबित नहीं हुए थे। और जान लेते हैं पांचवें हमारे न्यायाधीश रहे हैं आंध्र प्रदेश या तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी। 2016 और 2017 में 2 बार इन पर महाभियोग लाया गया था, लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रस्तावों को कभी भी जरूरी समर्थन नहीं मिला था। तो 5 न्यायाधीशों के ऊपर अब तक भारत में महाभियोग लाने की प्रक्रिया की जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, या तो पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर दोषी साबित नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो
भारत के राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक को भारतीय संविधान की काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को हटाने ताकत भी प्रदान की गई है। दोस्तों, महाभियोग द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महायोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोग एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लाया गया है। आगे जानते हैं आप। पहला पॉइंट होगा हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन कार्यवाही शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही इसकी लिखित सूचना देनी होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग हम सदन के किसी भी उसमें संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना देनी होती है। दूसरा पॉइंट हमारा, आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए और उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के दस्तखत भी होने चाहिए। जो आरोप होना चाहिए वो एक संकल्प के रूप में होना चाहिए और उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के साइन या हस्ताक्षर या दस्तखत होने चाहिए। तीसरी हमारे वो है, इस प्रस्ताव को संसद के एक सदन द्वारा पारित कर देने पर दूसरे सदन महाभियोग की वजहों की जांच करेगा। जब दूसरा सदन महाभियोग के कारणों की जांच कर रहा होता है, तब राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, सदन किसी महाभियोग जब किसी एक सदन द्वारा लगाया जाता है तो दूसरे सदन के सदस्य उसकी जांच करेंगे और जिस समय जांच चल रही होगी उस समय राष्ट्रपति अपने या अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपने बचाव को प्रस्तुत कर सकता है। ये उनको शक्ति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट जान लेते हैं। और दोस्तों, दोनों सदनों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होगा। महाभियोग पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाएगा। दोस्तों, दोनों सदनों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए और जैसे ही महाभियोग पारित होता है राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है या फिर राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।